हेलो एंड वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। बेटा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू सारे चैप्टर्स कर रहे हैं। नाउ इट्स टर्न ऑफ चैलेंजेस टू एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, अगेन अ लेंथी चैप्टर एज वेल। लेट अस कंप्लीट दिस 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू पूरा चैप्टर रिवाइज। yes, let us start up. I will teach you this from my notes, where you'll get my notes. अगर वो नोट्स लर्न कर लिए, इट्स ऑल एनसीईआरटी बेस्ड. आई हैव कन्वर्टेड ऑल एनसीईआरटी इनटू क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट फ्रॉम वेयर यू विल गेट दोस. व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, उसको जाके ज्वाइन कर लो। वहां पे तुम्हें ये सारे फ्री रिसोर्सेस मिल जाएंगे, ठीक है, और नोट्स भी मिल जाएंगे। ये जो +2 वाले ग्रीन कलर में जो लिखा हुआ है, दैट्स इट, ग्रीन बुलेट पॉइंट्स। नाउ लेट अस स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक्स फटाफट से देख लो। अब कंटेक्स्ट ये है कि यार पहले 3 चैप्टर्स में हमने देखा कि यार डोमिनेंस रही है कांग्रेस की, और एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में ये समझा कि फर्स्ट इलेक्शन, सेकंड इलेक्शन, थर्ड इलेक्शन 52 से 57, 57 से 62, 62 से 67 कांग्रेस की डोमिनेंस रही है। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस था ना 67 तक। तो कब तक कांग्रेस की डोमिनेंस थी? 1952 टू 67, एंड दीज आर फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, और इसी को ही कांग्रेस सिस्टम भी बोलते थे। मगर इसको चैलेंज कब आएगा? अब चैलेंज आएगा नेक्स्ट इलेक्शंस में 1967, विच विल बी द 4th जनरल इलेक्शन। ठीक है, मगर ये चैलेंज को भी ओवरकम कर लिया जाएगा कांग्रेस के द्वारा, स्पेशली इंदिरा गांधी जी के द्वारा, इन 1971 इलेक्शन, विच इज योर सेकंड पार्ट, रिस्टोरेशन। सो 71 में खुद को कांग्रेस रिस्टोर भी कर लेगी, मगर चैलेंज कब आएगा? 67 में। बस यही हमने चैप्टर में समझना है, ठीक है। मगर उससे पहले एक प्रॉब्लम तो ये है कि इंडिया में ही एक चैलेंज आ गया 1960s। पूरे डेकेड को हम डेंजरस डेकेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंजरस डेकेड। ऐसा क्यों? जल्दी से देखो क्या कारण है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो, जस्ट अ सेकंड बेटा, सबसे पहली बात तो, पहला चैलेंज था आफ्टर नेहरू हु एंड व्हाट। भाई नेहरू जी डाइड इन 1964, 1962 इंडिया चाइना वॉर, उसके बाद 2 साल बाद 1964 में नेहरू ऑल्सो डाइड। अब आफ्टर नेहरू कौन आएगा और क्या होगा भारत में, ये पहला चैलेंज आया। मतलब नेहरू जी के रूल के लोग इतने आदी हो गए थे कि अब कोई सोच ही नहीं सकता था कि उनके अलावा भी कोई हमें रूल कर सकता है। और इसी वजह से अगेन डाउट्स रिगार्डिंग इंडियाज डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड। डाउट्स मतलब, आई होप यू रिमेंबर, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, देयर वाज इनिशियल स्केप्टिसिज्म कि इंडिया में डेमोक्रेसी टिक भी पाएगी या नहीं। इलेक्शंस कंडक्ट तो करवा रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ, मैंने बताया, प्रॉस्पेरस कंडीशंस में होती है। इंडिया इलिटरेट, साथ में इलिटरेसी के साथ में देयर वाज पॉवर्टी एज वेल। वही चीज इंडिया को लगने लगा कि यार हमारे यहाँ पे वही डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट फेल तो नहीं होगा जाएगा, कहीं मिलिट्री रूल तो नहीं आ जाएगा जैसे पाकिस्तान में हो रहा था। वो स्टार्ट हो गया। उसके अलावा इंडिया में और बहुत सारे क्राइसिस इस समय में चल रहे थे, जैसे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, कम्युनल रीजनल डिविजन। ये सारी चीजों की वजह से 1960s के डेकेड को डेंजरस डेकेड बोला जाता है, और ये तुम्हारे सामने आंसर दिया हुआ है। 3 चीजें याद रखनी है। पहला इशू आफ्टर नेहरू हु एंड व्हाट, then doubts regarding India's democratic experiment, and third is other multiple crisis. That's it. इसके बाद क्वेश्चन आता है मेजरली कि यार नेहरू जी चले गए, मगर इंडिया ने पीसफुली पावर ट्रांजिशन कर लिया। नेहरू जी के बाद शास्त्री जी आ गए, बात खत्म। कैसे हुआ ये पॉलिटिकल सक्सेशन? जल्दी से देखते रहो। जैसे ही नेहरू जी की डेथ होती है, शास्त्री जी आ जाते हैं, और हम क्रिटिक्स को गलत प्रूफ कर देते हैं। मतलब जो बोल रहे थे, डाउट कर रहे थे इंडिया के डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट को लेके, हम उनको फिर से गलत साबित कर देते हैं। ना कोई मिलिट्री रूल आता है, कुछ नहीं होता है। शास्त्री जी पीसफुली नेहरू जी की जगह आ जाते हैं। हुआ कैसे ये सब देखो जरा। जैसे ही नेहरू गुजर गए, कांग्रेस के प्रेसिडेंट तब कौन थे? के कामराज। एमसीक्यू क्वेश्चन ऑल्सो, विल नॉट गो इनटू वेरी मच डिटेल्स, क्योंकि अभी 10 क्वेश्चंस के थ्रू पूरा चैप्टर खत्म करना है। अगर डिटेल्स चाहिए तो जो फ्री रिसोर्सेज का व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है ना कम्युनिटी
को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे ना पूरा सारे तुम्हें कंप्लीट रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ऑफ एवरीथिंग, फाइन, वहां पे तुम देख सकते हो। तो के कामराज उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और के कामराज ने सारे एमपी से पूछा और यूनानिमसली, मतलब सबकी सहमति से, किसको बना दिया नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? शास्त्री जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को। कब बने? 1964 में। अब ये यूनानिमसली बनाए गए, ये प्लीज याद रखना कि सबकी सहमति से बने ये, ठीक है, क्योंकि आगे आएगा इंदिरा गांधी सबकी सहमति से नहीं बनी थी। अब शास्त्री जी के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो ये वो नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर थे। कहां से? यूपी से। बहुत बार मैप में पूछा जा चुका है, मैप की भी फ्री रिसोर्सेज में एक पीडीएफ है, उसके बाहर से मैप नहीं आएगा। तो शास्त्री जी एक नॉन कंट्रोवर्शियल, बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे, यूपी के एक लीडर थे, ठीक है। उसके अलावा अपनी सिंप्लिसिटी और कमिटमेंट को लेके वो जाने जाते थे, मतलब इतने ज्यादा ही वॉज कमिटेड टू हिज प्रिंसिपल्स, अपने उसूलों से, कि एक बार वो रेलवे मिनिस्टर थे और रेलवे एक्सीडेंट हो जाता है, वो खुद जिम्मेदारी लेके रिजाइन कर देते हैं अपनी पोजीशन से। कैन यू इमेजिन राइट नाउ वेदर दिस कैन हैपन? नो, वेरी डिफिकल्ट। सो ही वाज सच अ लीडर। इनके टेन्योर में चैलेंजेस देखो क्या क्या आए, बहुत आसान है, दो चीजें। एक तो मॉनसून्स फेल हो गए, जिसकी वजह से सीरियस फूड क्राइसिस हो गया, और फिर पाकिस्तान के साथ 1965 में वॉर हो गया। ये तुमने पढ़ा है 1965 वॉर, चैप्टर 4 में, इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, जो इससे पिछला चैप्टर मैंने करवाया हुआ है, वीडियो देख लो, फाइन। तो ये एक बात याद रखो, दो चीजें, मॉनसून्स फेल्ड हो गए, किसान परेशान, वॉर हो गया पाकिस्तान के साथ, सोल्जर्स या जवान परेशान, इसीलिए इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, दैट्स इट। इनकी डेथ कैसे हो जाती है? अब जब भी वॉर होता है उसको सुलझाने के लिए एक ट्रीटी होती है। अब वॉर हुआ 1965 में, अगले ही साल 1966 में एक एग्रीमेंट करवाने के लिए जाते हैं, कहां पे? उज्बेकिस्तान की एक जगह है, देखो जरा, यूएसएसआर तुमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में। तो इनके 15 रिपब्लिक्स थे, उनमें से 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे, जिसमें एक है उज्बेकिस्तान, which was already at that time part of USSR only। उज्बेकिस्तान की कैपिटल जो आज है दैट इज ताशकेंत। ताशकेंत में एग्रीमेंट होता है बिटवीन यूएसएसआर, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, पीस एग्रीमेंट आफ्टर 1965 वॉर। और इसमें इफ यू रिमेंबर, इंडिया की तरफ से देखो जरा, इंडिया की तरफ से कौन थे? शास्त्री जी, और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद आयूब खान, ठीक है। होता कहां है? ताशकेंत में। किस वॉर के बाद? 1965 वॉर के बाद शांति के लिए पीस एग्रीमेंट हुआ, बस ये याद तुमने रखना है। मगर ये वहां से वापस नहीं लौटे, उज्बेकिस्तान से या ताशकेंत से। व्हाट ऑल हैपेंड देयर वी डोंट नो, यू कैन वॉच अ मूवी ऑन दिस व्हिच इज ताशकेंत एग्रीमेंट, ठीक है, फॉर इवन मोर डिटेल्स, बट दिस इज द थिंग व्हिच यू शुड रिमेंबर। ऐसे शास्त्री जी आए, मगर शास्त्री जी की डेथ भी हो गई। सो 64 में आए थे, ही केम इन 1964, ही डाइड इन 1966 ताशकेंत में, बात खत्म। ताशकेंत एग्रीमेंट इनके टाइम पे हुआ था। अब इनके बाद कौन आएंगी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी कैसे आएंगी ये देख लो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी जी का पॉलिटिकल सक्सेशन। अब ये जब आए तो अब यूनानिमसली डिसीजन नहीं लिया गया था। यूनानिमसली मतलब पहले तो शास्त्री को तो सारे एक्सेप्ट कर रहे थे, प्रेसिडेंट एट दैट टाइम वाज के कामराज। के कामराज ने सारे एमपी से पूछा क्या चाहते हो भाई, कांग्रेस के एमपी से ही, तो सबने मेजरली बोला कि हाँ यार शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। मगर 1966 में शास्त्री जी की डेथ के बाद अब एक पॉलिटिकल राइवलरी थी दो लोगों में, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। दोनों कांग्रेस के ही लोग थे, दोनों प्राइम मिनिस्टर के दावेदार, कुछ लोग मोरारजी देसाई के साथ, कुछ लोग इंदिरा गांधी जी के साथ, ठीक है। अब मोरारजी देसाई की अगर हम बात करें तो ये पहले बॉम्बे स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके, ठीक है। बॉम्बे स्टेट, आई होप यू रिमेंबर 1960 में चैप्टर नंबर 1 में किया था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, प्लीज गो एंड सी दैट। बॉम्बे प्रोविंस वाज कन्वर्टेड इनटू 2 डिफरेंट स्टेट्स, गुजरात एंड महाराष्ट्र, बिकॉज इट वाज अ बाइलिंगुअल स्टेट, 2 भाषा बोलने के वाले लोग यहाँ पे रहते थे, ठीक है। और ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं सेंटर में। बॉम्बे स्टेट, बॉम्बे प्रोविंस के उस समय चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और सेंटर में मिनिस्टर भी रह चुके थे। इंदिरा गांधी जी की जहां तक बात थी तो ये नेहरू जी की बेटी है, सबको पता है, नहीं पता है तो अब याद रख लो। और ये कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुकी थी पहले,
और यूनियन मिनिस्टर भी थी शास्त्री जी के कैबिनेट में, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बेसिकली, यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, दैट टाइम यूज्ड टू बी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ठीक है। सो ये वहां उस समय इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी सेंट्रल कैबिनेट में जब शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे, साथ में कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रह चुकी है, नेहरू जी की बेटी है, ठीक है। इस टाइम इंदिरा गांधी जी को चुना गया, ज्यादा लोगों ने किसको सपोर्ट किया, इंदिरा गांधी को, मगर डिसीजन यूनानिमस नहीं था, ठीक है। कांग्रेस के ही अंदर एमपीज के बीच में एक वोटिंग होती है सीक्रेट बैलेट के थ्रू कि भाई तुम बताओ क्या चाहते हो, सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग होती है, ज्यादा वोट किसको जाते हैं, इंदिरा गांधी जी को, और इंदिरा गांधी जीत जाती है, मोरारजी देसाई इसमें हार जाते हैं, इंदिरा गांधी को इसीलिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये याद रखो, और फिर से ये पता लगा कि यार इंडिया ने चलो मेच्योरिटी दिखाई, इंडियन डेमोक्रेसी ने, फिर से कोई मिलिट्री रूल नहीं आया है, एक अगर किसी के प्राइम मिनिस्टर की डेथ भी हो गई है तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर पीसफुली आ गया, ले आए। मगर इंदिरा गांधी बन तो गए, मगर इंदिरा गांधी को चैलेंजेस क्या आए अपनी टेन्योर में, अब सारी पॉलिटिक्स, सारी कहानी यहां से शुरू होती है ना। इंदिरा गांधी वैसे तो पॉलिटिकली बहुत समय से एक्टिव है, मगर बहुत ज्यादा टाइम तक ये यार मिनिस्टर नहीं रहे हैं। पॉलिटिकली एक्टिव होना और पॉलिटिकली मेच्योर होना, एक्सपीरियंस नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। और इसीलिए दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई सीनियर कांग्रेस लीडर्स, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स, फॉर एग्जाम्पल हर एक ग्रुप में, तुम्हारी क्लास में भी एक ग्रुप होता है ना जिनकी चलती है, कांग्रेस में जो वो ग्रुप था सीनियर लीडर्स का, उसको बोलते थे सिंडिकेट, और वो सिंडिकेट लोग के लोगों ने, आई होप यू हैव सीन अ मूवी नोन एज पुष्पा, पुष्पा में होता है ना सिंडिकेट, मतलब जो तस्करी कर रहे होते हैं उसकी लाल चंदन की, उसकी लकड़ी की, तो उसका जो एक मेजर ग्रुप होता है उनको सिंडिकेट बोला जाता था। सिंडिकेट मीन द सीनियर लीडर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप। तो जो कांग्रेस में सिंडिकेट थे उन्होंने जान के किसको चुना, इंदिरा गांधी जी को। क्यों कि इंदिरा गांधी तो पॉलिटिकली इनएक्सपीरियंस है, इसको हर डिसीजन के लिए हमारी हेल्प लेनी पड़ेगी, अल्टीमेटली वी विल रूल, फाइन। और एक साल विद इन एन ईयर ऑफ बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को और एक प्रॉब्लम कि नेक्स्ट ईयर 1967 में इलेक्शंस भी थे, अभी प्राइम मिनिस्टर बनी है, पॉलिटिकली इनएक्सपीरियंस है, दो प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो चुकी है, और अगले साल इलेक्शंस लड़ना है इंदिरा गांधी को, इनएक्सपीरियंस्ड को। ऊपर से भारत की आर्थिक स्थिति ठीक ना थी उस समय, 1967 बहुत बुरा हाल। यू कैन सी दिस इज मोरारजी देसाई, दिस इज इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी was made prime minister in 1966 and she'll be leading elections, she'll be leading Congress in elections in 1967. Now see this, अब फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967 क्या होता है इलेक्शंस में, देखो जरा पहले इलेक्शंस का कंटेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार आया यार, व्हाट वाज द कंटेक्स्ट ऑफ 1967 जनरल इलेक्शंस। पहले तीन इलेक्शन तो तुम देख चुके हो, कंप्लीट कांग्रेस डोमिनेंस, सिर्फ एक बार कांग्रेस हारी थी, वो भी कहां पे, केरला में 1957 सेकंड इलेक्शंस में, मगर वो भी, और एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी लेड बाय सीपीआई जिसमें चीफ मिनिस्टर बना गया ईएमएस नाम्बूदिरी को, मगर उनको भी 2 साल में रिमूव कर दिया गया है ना, लिबरेशन स्ट्रगल चला दिया था कांग्रेस ने। अगेन सी माय सेकंड चैप्टर्स वीडियो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, अगर वो देखना है तो। पहले तीन इलेक्शंस कंप्लीट कांग्रेस डोमिनेंस। अब फोर्थ जनरल इलेक्शंस का कंटेक्स्ट क्या है, किस हालात में इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, भारत की स्थिति देखो, पॉलिटिकली बुरा हाल, दो प्राइम मिनिस्टर्स की डेथ हो चुकी है, और जो नई प्राइम मिनिस्टर बनी है वो पॉलिटिकली नोवाइस है, इमेच्योर है, इनएक्सपीरियंस्ड है। नेहरू जी गए, शास्त्री जी गए, और जो इंदिरा गांधी आई है वो पॉलिटिकली इनएक्सपीरियंस्ड है। इकोनॉमिक हालत बेकार, मॉनसून फेलियर्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में डिक्लाइन, सीरियस फूड शॉर्टेज एंड ऑल दिस व्हाट ऑल कैन हैपन विद इंडिया। और जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो बेटा सामाजिक स्थिति कहां से ठीक होगी। तो सोशली वी वर ऑल इन पैरल्स, अगेन प्रोटेस्ट्स वर हैपनिंग एंड व्हाट नॉट वाज देयर, सब कुछ हो रहा था, जो भी कुछ हो सकता था गलत, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे थे, बंद हड़ताल सब हो रहा है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। ये सब हो रहा है भारत में, और ऊपर से अब इंदिरा गांधी जो कि अभी इनएक्सपीरियंस है, उसको इलेक्शंस लड़ने हैं, कांग्रेस को उन इलेक्शंस में लीड करवाना है, और कांग्रेस की लेगेसी को भी सस्टेन करके रखना है। ऊपर से एक और प्रॉब्लम, नॉन कांग्रेसिज्म। नाउ व्हाट इज दिस, प्लीज पे अटेंशन। देखो जरा, एक आदमी थे, एक लीडर थे जिनका नाम था राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने बोला कि यार हम पहले 3 जनरल इलेक्शंस इसलिए हार गए, ओपोजिशन पार्टी के थे राम मनोहर लोहिया जी,
बोले उसका कारण ये था क्योंकि हम ओपोजिशन सारी अलग अलग पार्टीज में बटे हुए हैं, अगर हम इकट्ठा हो जाते हैं तो कांग्रेस को हम हरा देंगे। और इस कांग्रेस के खिलाफ इकट्ठा होना, इस चीज को उन्होंने नाम दिया नॉन कांग्रेसिज्म। तो किसने दिया? राम मनोहर लोहिया ने दिया। द स्ट्रेटेजी ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ नॉन कांग्रेस पार्टी वाज नेम्ड एज नॉन कांग्रेसिज्म। और ये सोशलिस्ट पार्टी के आदमी थे राम मनोहर लोहिया, उन्होंने ये दिया। ठीक है, और ये सारी वो बातें लिखी हुई है जो मैंने बताई। ऑपोजिशन पार्टीज प्रोटेस्ट कर रही थी, ओपोजिशन पार्टीज को लगा हमारे वोट बट जाते हैं इसीलिए कांग्रेस पावर में आ जाती है, इसीलिए हम सारे इकट्ठा हो जाते हैं। इंदिरा गांधी भी इनएक्सपीरियंस्ड है, उनको हम हरा देंगे। इसी इकट्ठा होने को राम मनोहर लोहिया जी ने नॉन कांग्रेसिज्म बोला। बस ये बात याद रखनी है तुमने। नॉन कांग्रेसिज्म क्या है, किसने दिया? इट वाज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी गिवन बाय अ सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया। क्या थी ये स्ट्रेटेजी? ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ नॉन कांग्रेस पार्टीज। बात खत्म। देन इलेक्शंस आ गए, कांग्रेस को बहुत मुश्किल हालातों में इलेक्शन लड़ने पड़े। हमने देखा पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, सोशल क्राइसिस, ऊपर से नॉन कांग्रेसिज्म। फिर इलेक्शंस का रिजल्ट क्या आया? ऑब्वियसली कुछ तो फर्क पड़ेगा कांग्रेस की डोमिनेंस में। हारी तो नहीं, कांग्रेस जीत गई। 1967 इलेक्शंस में कांग्रेस जीत गई, इंदिरा गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गई, कांग्रेस वाज अगेन इन पावर। मगर पहली बार ऐसा होगा, देखो जरा, पहले तो सेंटर के इलेक्शंस के रिजल्ट, लोकसभा के। अभी तक की कांग्रेस के सबसे कम सीट्स कांग्रेस को मिली थी। सबसे पहले इलेक्शंस में 364 सीट्स थी, सेकंड इलेक्शन में 371 सीट्स थी, थर्ड इलेक्शन में 361 सीट्स थी। मगर अब फोर्थ इलेक्शन में कम सीट्स हो गई। जितनी सीट्स पहले आया करती थी उतनी सीट्स नहीं आई इस बार। ठीक है, लोएस्ट टैली, सबसे कम सीट्स इस बार कांग्रेस की आई अपने कंपेयर टू देयर प्रीवियस रिकॉर्ड्स। बाकी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा ही थी। ठीक है, मगर अगेन कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी अगर बहुत कम सीट्स लाती है उस समय के हिसाब से, सो इट वाज अ ग्रेट सेटबैक टू कांग्रेस। और इतने बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता हार गए थे। देखो जरा, के कामरा, जब भी मैंने बताया कांग्रेस का प्रेसिडेंट था वो उस समय पे, जब शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, वो हार गए। एस के पाटिल हार गए, अतुल्य घोष हार गए, के बी सहाय हार गए। और इन चारों के ना स्टेट्स याद रखने हैं, मैप में पूछा जाएगा, एमसीक्यू में पूछा जाएगा, एंड इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। के कामराज तमिलनाडु, ये मद्रास प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, प्लीज याद रखो। एस के पाटिल महाराष्ट्र, पाटिल्स महाराष्ट्र मराठी होते हैं। पटेल अगर लोग होते हैं, पटेल्स आर गुजरातीस। पाटिल्स अगर बोला जाए तो वो मराठीज होते हैं। दैट्स इट। अगर किसी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है तो उसमें यार जो चालू पांडे है उनका एक हवलदार होता है ना नीचे, पाटिल, है ना, वो ओरिजिनली कहाँ का है? पाटिल इस मराठी बोलता है, वो कहाँ से है? मराठी है, महाराष्ट्र का है। ठीक है, सो पाटिल्स आर मराठीज। अतुल्य घोष, जो घोष लोग होते हैं वो बंगालीज होते हैं यार, ऑब्वियसली, प्लीज रिमेंबर दिस। घोष हो गया, बोस हो गए, ये सब कहाँ से होते हैं? बंगालीज हैं। एंड देन के बी सहाय बिहार। अब इसको कैसे याद रखोगे? मतलब जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर। सहाय, सहायता की किसको जरूरत है? बिहार स्टेट को। के बी सहाय फ्रॉम बिहार। ऐसे ये चार स्टेट्स, चार लोगों के स्टेट्स याद रखने हैं लीडर्स के। चारों लोग हार गए, विच यूज्ड टू बी कांग्रेस स्टॉलवर्ड्स, दिग्गज नेता कांग्रेस के, सेंटर इलेक्शंस में हार गए। और जहां तक स्टेट इलेक्शंस की बात है, यहां तो कांग्रेस का बहुत ही बुरा हाल हुआ। सेंटर में तो फिर भी कांग्रेस ने सरकार तो बना ली, प्राइम मिनिस्टर तो अगेन वो इंदिरा गांधी। स्टेट्स में तो कांग्रेस लोस्ट इन 9 स्टेट्स। दीज आर द 9 स्टेट्स वेयर कांग्रेस लोस्ट। प्लीज रिमेंबर दिस। पहली बार ऐसा हुआ था, अदरवाइज अभी तक सिर्फ 1957 में एक बार कांग्रेस केरला में हारी थी, वो भी 2 साल के बाद उन्होंने फिर से सरकार बना ली थी 1959 में। मगर अब इस इलेक्शन में, फोर्थ जनरल इलेक्शंस में, कांग्रेस 9 स्टेट्स में हार गई, विच वाज सेटबैक टू कांग्रेस। और एक चीज प्लीज रिमेंबर दिस नाउ, दिस, ये मैंने पहले भी बताया है, पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस के अलावा किसी स्टेट में किसी की सरकार आई हो, किसी पार्टी की, और इंडिपेंडेंटली आई हो, बिना किसी कोएलिशन के आई हो। एंड दैट वाज डीएमके, द्राविड़ा मोनिट्रा कजकम, इन तमिलनाडु, या उस समय के मद्रास स्टेट को बोलते थे तमिलनाडु अब आज। ठीक है, और ऐसा हुआ क्यों था? क्योंकि वहां पे बच्चे एंटी हिंदी एजिटेशन कर रहे थे, स्टूडेंट्स। उस चीज को सपोर्ट किया इस पार्टी ने, डीएमके, द्राविड़ा मोनिट्रा कजकम।
और उन लोगों ने वहां पे इसी पार्टी को बहुत वोट दिए एंड फर्स्ट टाइम दिस हैपेंड। ठीक है, दैट्स इट। अब ये था क्या जरा देखो, अब एक चीज एक याद रखनी है जो तुमने, अगर क्वेश्चन आया सबसे पहली बार कांग्रेस के अलावा किसी स्टेट में अगर सरकार बनी है तो वो कौन से स्टेट में बनी है? केरला में, और इट वाज अ कोएलिशन गवर्नमेंट लेड बाय सीपीआई। और कब? 1957। फर्स्ट टाइम एनी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन एनी स्टेट, बट इट वाज अ कोएलिशन गवर्नमेंट। सेकंड अगर क्वेश्चन आया फर्स्ट टाइम any government is formed apart from Congress in any state independently without a coalition, तो इसमें 10 साल और ऐड कर दो, 1967, एंड इट इज तमिलनाडु, या फिर अगर मद्रास होगा तो मद्रास। और इंडिपेंडेंटली है तो इट वाज नॉट अ कोalition, मतलब किसी पार्टी की है, दैट वाज डीएमके, द्राविड़ा मोनेट्रा कझगम। इंडिपेंडेंटली बनाई है, कोalition नहीं है। फिर बोल रहा हूं कि एमसीक्यू में गलत मत कर देना अगर पूछा जाएगा तो। और अगर फिर क्वेश्चन आया कि पहली बार कब कांग्रेस के अलावा कोई गवर्नमेंट बनी हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये दोनों तो स्टेट्स की बात है ना, केरला एंड तमिलनाडु। पहली बार सेंटर लेवल में कांग्रेस के अलावा किसी की गवर्नमेंट बनी हो, दीज आर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स। पहली बार सेंटर लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी ने कांग्रेस के अलावा सरकार बनाई हो, मतलब प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस के अलावा किसी का बना हो, दैट वाज अगेन 10 साल और ऐड कर दो 67 में, 1977, एंड इट वाज इन ऑब्वियसली एट सेंट्रल लेवल। इट वाज, पार्टी का नाम क्या था? जनता पार्टी। और प्राइम मिनिस्टर बना कौन था? मुरारजी देसाई। अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना कांग्रेस में थे, मगर ये बाद में कांग्रेस से चले गए थे, हट गए थे, बस ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइम कोलिशन गवर्नमेंट या फिर कांग्रेस के अलावा पहली बार कहीं सरकार बनी है केरला 1957, इंडिपेंडेंटली कांग्रेस के अलावा सरकार बनी हो तमिलनाडु 1967, सेंटर लेवल में पहली बार जनता पार्टी 1977, दैट्स इट। ठीक है, ये याद रखो। उसके अलावा अब ये देखना है एक चीज कि इस समय फिर कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी तो बाकी 8 स्टेट्स में, एक स्टेट में तो इंडिपेंडेंटली सरकार बनी, एक स्टेट में डीएमके ने तो बिना किसी कोलिशन के सरकार बनाई, मगर बाकी 8 स्टेट्स में कोलिशन हुआ। और ये जो कोलिशन गवर्नमेंट इस टाइम बन रही थी, इनको एसवीडी गवर्नमेंट या संयुक्त विधायक दल भी बोलते थे। विधायक होते हैं एमएलएज, संयुक्त मतलब कोलिशन, एमएलएज के कोलिशन को संयुक्त विधायक दल बोल दिया गया। जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज इंग्लिश में, संयुक्त विधायक दल हिंदी में। जो 8 स्टेट्स में, 9 स्टेट्स में कांग्रेस लोस्ट, एक तमिलनाडु या मद्रास, वहां पे तो इंडिपेंडेंटली सरकार बनी, बाकी 8 स्टेट्स में संयुक्त विधायक दल ने गवर्नमेंट बनाई। एग्जाम्पल्स, एक क्वेश्चन ये भी आता है दैट दोस पार्टीज वर आइडियोलॉजिकली इनकॉन्ग्रुएंट। अब देखो कांग्रेस को हराने के लिए इकट्ठा तो हो गए थे ये, और संयुक्त विधायक दल बना के जीत भी गए, मगर आइडियोलॉजिकली बिल्कुल मैचिंग नहीं है, सिर्फ कांग्रेस को हराना था इसलिए इकट्ठा हुए थे। एग्जाम्पल देखो बिहार और पंजाब में, तो बिहार में जो एसपीडी गवर्नमेंट थी उसमें 2 अलग अलग तरह की सोशलिस्ट पार्टीज, एसएसपी और पीएसपी। ठीक है, दीज आर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एंड प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, नॉट टू गो इनटू डिटेल्स। चैप्टर नंबर 2 में पॉलिटिकल पार्टीज में सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बताया है, उसमें उसके अलग अलग सब्सिडरी पार्टीज भी हैं, एसएसपी पीएसपी वहां पे गिवन भी है, डोंट वरी। और दूसरी साथ में उसके साथ सीपीआई भी है और जनसंघ भी है। सीपीआई इज अ कंप्लीटली लेफ्टिस्ट पार्टी, जनसंघ इज अ कंप्लीटली राइट विंग पार्टी। लेफ्ट राइट क्या है भी बार बार समझा चुका हूं। लेफ्ट विंग पार्टी समवन who talks about poor, right wing party someone who talks about the rich, ठीक है, and even more details are there but as of now this is fine। फिर जो पंजाब की अगर हम एसपीडी गवर्नमेंट की बात करें, जिसको पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट बोलते थे, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंजाब के एसपीडी गवर्नमेंट का नाम क्या था 1967 में, आंसर विल बी पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। इसमें देखो कितनी डाइवर्सिटी है, 2 अलग राइवल अकाली पार्टीज, अकाली दल के भी 2 अलग अलग ग्रुप्स हो गए थे, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप, मगर ये दोनों एक साथ थे।
कम्युनिस्ट पार्टीज सीपीआई और सीपीआई-एम, ये भी दोनों का स्प्लिट हुआ था, अभी पिछले चैप्टर में समझाया मैंने, देखो जरा, और उसमें एक्सटर्नल रिलेशंस चैप्टर में। उसके साथ एसएसपी है, रिपब्लिकन पार्टी है, भारतीय जनसंघ है। तो कंप्लीटली आइडियोलॉजिकली इनकॉन्ग्रुएंट ग्रुप्स वर देयर। एसवीडी गवर्नमेंट्स, जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज, ठीक है, जो 8 स्टेट्स थे, 9 स्टेट्स में कांग्रेस लोस्ट, एक में इंडिपेंडेंटली डीएमके ने सरकार बनाई, ठीक है, दैट वाज इन तमिलनाडु और मद्रास, बाकी 8 स्टेट्स में एसवीडी गवर्नमेंट्स बनी, ठीक है। अच्छा, एसवीडी गवर्नमेंट्स तो बनी, उस समय वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले डिफेक्शन ने भी किया। अब ये डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन सबसे बेसिक कंसेप्शन जो बच्चों से अगर पूछे डिफेक्शन क्या होता है, तो बोलते हैं कि अगर कोई आदमी एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाए तो वो डिफेक्शन होता है। नहीं, अगर मैं एक पार्टी का, बीजेपी का मेंबर हूं और मैं बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चला जाऊं तो मैं डिफेक्शन कर रहा हूं? नहीं। अगर मैं बीजेपी से एक इलेक्टेड मेंबर हूं, चुना हुआ हूं, एमएलए हूं, एमपी हूं, उसके बाद मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूं कांग्रेस में, तो गलत है। दिस इज डिफेक्शन। एंड व्हाई दिस इज रॉन्ग? यार, मेरे को लोगों ने चुना बीजेपी की आइडियोलॉजी की वजह से, या फिर अगर मैं कांग्रेस में हूं तो मेरे को लोगों ने चुना कांग्रेस की आइडियोलॉजी की वजह से, जिस भी पार्टी में मैं हूं। अब मैं जीतने के बाद वो सरकार छोड़ के, वो पार्टी छोड़ के दूसरे में चला जाऊं, लोग कहेंगे भाई हमने तुझे इस पार्टी की विचारधारा की वजह से जितवाया था और तूने अपनी पार्टी बदल ली। ये तो लोगों के साथ धोखा हो गया ना, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट फंडामेंटली प्रिंसिपली राइट, देयरफॉर इट इज डिफेक्शन एंड इट इज इलीगल एज ऑफ नाउ। अभी इलीगल है, ठीक है, उस समय नहीं था। डिफेक्शन मींस एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव्स द पार्टी ऑन हुज सिंबल ही और शी वाज इलेक्टेड एंड जॉइंस अनदर पार्टी। जिस पार्टी के सिंबल से वो पार्टी इलेक्शन जीतता है, वो पार्टी आप इलेक्टेड लीडर बनने के बाद छोड़ दो तो गलत है, दैट इज डिफेक्शन। और ये हुआ कब था? स्पेशली हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारें बनने में डिफेक्शन का एक बहुत बड़ा रोल रहा था 1967 इलेक्शंस में। ये बात याद रखोगे। और उस समय एक फ्रेज बहुत पॉपुलर हुआ था, आया राम गया राम। ये आया राम गया राम है क्या है? जल्दी से देखो, इस पे भी क्वेश्चन आया बहुत बार, 2 नंबर में, 4 नंबर में। क्या है ये देखो जरा। आया राम गया राम का लिटरली मीनिंग क्या है? राम केम एंड राम वेंट। हुआ क्या था, हरियाणा के एक एमएलए थे गया लाल जी, उन्होंने 15 दिनों में, फोर्टनाइट में 3 बार एक पार्टी बदली। पहले ओरिजिनली वो कांग्रेस के थे, ओरिजिनली गयालाल जी कांग्रेस के थे, कांग्रेस से वो चले गए यूनाइटेड फ्रंट में, पहली बार डिफेक्शन। यूनाइटेड फ्रंट से चले गए वापस कांग्रेस में आ गए, दूसरी बार डिफेक्शन। और फिर कांग्रेस से वापस यूनाइटेड फ्रंट में चले गए कुछ 9 घंटे बाद ही, बात खत्म। पैसे खाए होंगे या वट एवर हैपेंड, फोर्टनाइट में 15 बार इन्होंने पार्टी बदली। और ये बोला जाता है जब ये वापस यूनाइटेड फ्रंट को छोड़ के कांग्रेस आए थे, जब ये सेकेंड टाइम डिफेक्शन कर रहे थे ना, यूनाइटेड फ्रंट से वापस कांग्रेस में जा रहे थे, तो कांग्रेस के एक नेता थे राव बीरेंद्र सिंह, उन्होंने बोला था और प्रेस में डिक्लेयर किया था कि जो गया राम था वो नाउ आया राम, जो चला गया था वो आ गया है, गया राम वाज नाउ आया राम, दैट्स इट। आया राम, गया राम, हाय राम, है ना। डेलीशियस, डेलीशियस मतलब डेली रिप्रेजेंट्स पॉलिटिक्स ओनली, सेंट्रल पॉलिटिक्स, है ना। तो जस्ट ए सटायर ऑन हाउ पॉलिटिक्स वाज बीइंग हैपनिंग एट दैट टाइम बाय अमूल, ठीक है। आज भी अगर तुम अमूल का एक ट्विटर हैंडल, जो हैंडल है फॉलो करोगे ऑफिशियली, ऑफिशियल हैंडल, सो यू विल गेट टू दिस टाइप ऑफ सटायर्स, फाइन। वो तब से करता आ रहा है वो अमूल। दिस इज वन थिंग, आया राम गया राम एंड डिफेक्शंस, बात खत्म हो जाएगा। स्प्लिट इन द कांग्रेस। अब देखो आगे कुछ चीजों की हम बात करते हैं। अब जो हमने बात करी थी, एक तो चैलेंज कांग्रेस को आ गया 1967 इलेक्शंस में, कांग्रेस को थोड़ा धक्का तो लग गया, ठीक है। अब और धक्का लगेगा, कांग्रेस पार्टी और बिखर जाएगी। कैसे, देखते हैं, समझते हैं। उससे पहले कुछ और फैक्ट्स की हमने बात करनी पड़ेगी। इट्स एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। सिंडिकेट क्या है? मैंने पहले भी बताया था, जो किसी भी ग्रुप के मतलब मेन सीनियर लीडर्स होते हैं, जिससे वो ग्रुप चल रहा होता है, उसको सिंडिकेट बोलते हैं। जो दादागिरी करने वाले लोग होते हैं उस ग्रुप में, है ना। सिंडिकेट वाज द इनफॉर्मल नेम गिवन टू द ग्रुप ऑफ कांग्रेस लीडर्स जो पूरी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते थे। फीचर्स देखो, कौन कौन लोग थे, देखो वही सब हैं। के कामराज हो गए, एस के पाटिल,
अतुल्य घोष, उसके अलावा एक केबी सहाय की बात करी थी, और दो नाम अब साथ में जुड़ गए, एक एस निजलिंगप्पा और एन संजीवा रेड्डी। सबके पहले तो ये देखो कि जगह कौन सी है। के कामराज तमिलनाडु के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके, मैंने पहले भी बताया तमिलनाडु से थे। एस के पाटिल बॉम्बे, बाद में जो महाराष्ट्र बन गया, पाटिल आर मराठीज मैंने बताया था। और अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल मैंने बताया था, घोष बोस ये सब बंगालीज होते हैं। अब बचा निजालिंगप्पा और एन संजीवा रेड्डी। अब यार रेड्डी लोग तो तेलुगु होते हैं, आंध्र प्रदेश के ही होंगे ना, आंध्र प्रदेश। एन संजीवा रेड्डी मैप में आया बहुत बार क्वेश्चन ये सबका, आंध्र प्रदेश मार्क करना है। निजलिंगप्पा इज वाज फ्रॉम मैसूर, कर्नाटका, जो आज का कर्नाटका है, पहले उसको मैसूर प्रोविंस बोलते थे। तो निजलिंगप्पा एस निजलिंगप्पा वाज फ्रॉम कर्नाटका, बात खत्म। ठीक है, और इन्हीं की वजह से लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी दोनों ही प्राइम मिनिस्टर बने थे एक्चुअली। ठीक है, और इंदिरा गांधी जी की तो जो पहली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी 1967 में, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने इंदिरा गांधी, और उन्होंने अपना जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया, उसको चुनने में, डिसीजन को इंप्लीमेंट करने में सिंडिकेट लीडर्स का बहुत बड़ा एक रोल रहा था। दैट्स इट। पहले तो पता लग गया सिंडिकेट क्या है। अब यार देखो, अगर ध्यान से अगर तुम देखोगे तो इंदिरा गांधी को दो चैलेंजेस आ गए। पहला चैलेंज तो ये था कि यार कांग्रेस जो है ना, वो 1967 इलेक्शंस में बहुत उनको धक्का लगा है, हमारी पार्टी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ऐसा इंदिरा गांधी को लगा। तो उसको हमने अब इलेक्शंस जब आगे होंगे तो उसको हमने ठीक करना है, हमने वापस सीट्स लेनी है, बिकॉज दे लॉस्ट इन 8 इलेक्शंस, 8 नहीं 9 स्टेट्स एक्चुअली, और सेंटर में भी बहुत सारे दिग्गज नेता ये सब हार गए थे। दूसरा इंदिरा गांधी को चैलेंज ये था कि यार ये जो सिंडिकेट ग्रुप वाले लीडर्स हैं, इनको लग रहा है कि इनकी वजह से मैं पावर में आई हूं, और वो उस समय में कुछ हद तक सही भी था। तो इंदिरा गांधी को था कि यार इंदिरा गांधी जैसी पर्सनालिटी जिन थी, जो इंदिरा गांधी जैसी पर्सनालिटी किसी के अंडर डिसीजन मेकिंग कर रही हो, उनको ये पसंद बिल्कुल भी नहीं था। तो सिंडिकेट को वो साइडलाइन करना चाहती थी। यार सिंडिकेट अपनी ना चलाए, मैं अपनी चला पाऊं, सिंडिकेट को हटाना है, कांग्रेस की पावर को रिस्टोर करना है, सिंडिकेट को हटाना है, साइडलाइन करना है, ये उनकी सोच, ये उनके चैलेंजेस आए। अब पहले एक काम कर दिया कि यार इलेक्शंस में बहुत बुरा हुआ कांग्रेस के साथ, इसको ठीक करना है, क्या करें। उसका एक सोल्यूशन ये निकाला कि इंदिरा गांधी ने बोला कि आज से कांग्रेस एक गरीबों की पार्टी है। आगे हम पढ़ेंगे भी, आई होप यू रिमेंबर इंदिरा गांधी जी का फेमस स्लोगन गरीबी हटाओ, इसीलिए दिया था क्योंकि इस समय इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर कर दिया दैट नाउ वी आर अ पार्टी विद लेफ्ट ओरिएंटेशन। लेफ्ट कौन होता है? लेफ्ट समवन हु टॉक्स अबाउट पुअर्स, कि हम गरीबों की पार्टी है, गरीबों के लिए काम करेंगे। और उसके लिए उन्होंने एक 10 पॉइंट प्रोग्राम लेके आए। कब लेके आए? मई 1967 में, ये भी याद रखो। ठीक है, अब देखो इलेक्शंस 1967 इलेक्शंस के बाद 10 पॉइंट प्रोग्राम एक लेके आए, और उसमें ये सारी बातें की गई, और ये सारी बातें जो हैं वो गरीबों के लिए ही है। ठीक है, नो नीड टू गो इनटू डिटेल व्हाट एवरीथिंग इज दिस, इस पे कोई सवाल नहीं आएगा। ये सारे मेजर्स तुमने बस याद करने हैं। बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया, सोशल कंट्रोल, जनरल इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो तुम्हें पता है इसी समय नेशनलाइजेशन हो रहा था, सब कुछ प्राइवेट कंट्रोल से नेशनल कंट्रोल, सेंट्रल कंट्रोल में जा रहा था, गवर्नमेंट कंट्रोल के पास जा रहा था। अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम पे सीलिंग लगा दी, फूड ग्रेन्स का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू किया। तो पीडीएस वाज आल्सो स्टार्टेड एट दिस टाइम ओनली, जो आज भी चल रहा है ना, डिपोज पे जो सस्ता खाना बेचा जाता है बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए। लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई, रूरल पुअर के लिए हाउस साइट्स देने की प्रोविजन करने की बात की गई। तो लेफ्ट विंग प्रोग्राम एक स्टार्ट कर दिया, जिसको 10 पॉइंट प्रोग्राम भी बोला। पार्टी को लेफ्ट ओरिएंटेशन दे दी कि नेक्स्ट इलेक्शंस में गरीब और गरीब से गरीब, और भारत उस समय मेजरली गरीब लोग ही थे, कि हमें ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। ये काम कांग्रेस ने किया, इंदिरा गांधी ने किया। उसके बाद अब दूसरा चैलेंज क्या था? एक तो ये वाला चैलेंज तो ये सोल्व कर दिया, किससे? 10 पॉइंट प्रोग्राम से। अब ये चैलेंज बचा सिंडिकेट को साइडलाइन करने वाला।
ये कांग्रेस ने कैसे किया, तो इंदिरा गांधी ने कैसे किया, तो इंदिरा गांधी को ये करने का मौका मिला 1969 में। 1969 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस। यस, क्लास 9 में पढ़ के आए हो। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जिसमें हम डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं, सारे एमपीज एंड एमएलए वोट करते हैं। हुआ क्या था देखो जरा। 1969 में सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में जो राइवलरी थी वो एक खुली किताब की तरह हो गई, सबके सामने आ गई। प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन जी की डेथ हो जाती है। अब जब किसी प्रेसिडेंट की डेथ होती है तो उसके बाद क्या होता है, फटाफट से इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं। मीनवाइल वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट वेकेंट हो गई। अब सिंडिकेट जो एक्चुअली पूरी कांग्रेस को कंट्रोल कर रहा था, उन्होंने अपनी तरफ से एन संजीवा रेड्डी, जिनकी अभी बात करी है, मैंने बताया था रेड्डीज कहां से होते हैं, आंध्र प्रदेश से। एन संजीवा रेड्डी को कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट बना दिया, जबकि इंदिरा गांधी जी नहीं चाहते थे कि एन संजीवा रेड्डी कांग्रेस के तरफ से ऑफिशियल कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए बने। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना बेटा, तो सारी पार्टीज ए बी सी अपने अपने नॉमिनेशंस भरते हैं कि यार हमारी पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट बनने का दावेदार ये है, हमारी पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट बनने का दावेदार ये है, हमारी पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट बनने का दावेदार ये है। और फिर उन्हीं पार्टी के एमपीज और एमएलए वोटिंग भी करते हैं। तो उस समय सबसे ज्यादा सीट्स तो कांग्रेस के पास ही थी, तो ऑब्वियसली जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट दावेदार होगा, जीतना तो उसी नहीं था। कांग्रेस का जो नॉमिनेशन जो फाइल हुआ वो किसको बनाया गया नॉमिनी फॉर प्रेसिडेंट, एन संजीवा रेड्डी। और ये क्यों बने एन संजीवा रेड्डी, क्योंकि सिंडिकेट ग्रुप ने, सिंडिकेट लीडर्स ने ऐसा बोल दिया, जबकि इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी। इंदिरा गांधी हैड रिजर्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू एन संजीवा रेड्डीज नॉमिनेशन फॉर प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर क्या होता है, इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी को लगा कि अब बढ़िया यार, अब इनसे पंगा लेते हैं, अब इनसे अलग होते हैं, साइडलाइन करते हैं। तो उस समय के वाइस प्रेसिडेंट जो थे वी गिरी जी, वी गिरी उस समय के वाइस प्रेसिडेंट थे, ये भी आंध्र प्रदेश से ही थे। प्लीज लिख लो, ये मैप में आएगा। वी गिरी जी को बोला कि आप अपने वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से रिजाइन करो और आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह अपना कैंडिडेचर भरो। देखो, पॉलिटिकल पार्टी ए बी सी अपना अपना कैंडिडेचर सबने दे दिया कि हमारी तरफ से तो ये है। अब कुछ, लेट्स से मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं, तो मैं भी तो इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकता हूं प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो पार्टीज के अलावा कुछ लोग इंडिपेंडेंटली भी अपना दावेदारी रखते हैं। अब क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो एन संजीवा रेड्डी ऑफिशियली जा चुके हैं, सिंडिकेट ने बोला, इंदिरा गांधी ने बोला कि यार इंडिपेंडेंटली वी गिरी जी आप अपनी नॉमिनेशन फाइल कर दो, मैं आपको सपोर्ट करूंगी, डोंट वरी। दिस इज वन थिंग, ठीक है। बीच में प्रीवी पर्स की बात करी, ये हम बात आगे करेंगे, डोंट वरी, प्रीवी पर्स पे पूरा क्वेश्चन आएगा। अब हुआ क्या, ये भी अगेन प्रीवी पर्स का ही पार्ट है, प्लीज लीव दिस एज ऑफ नाउ। ये पता लग गया, नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली जो सिंडिकेट ने दिया, डिक्लेयर किया, एन संजीवा रेड्डी। इंडिपेंडेंटली वी गिरी जी जा रहे हैं, जिसको सपोर्ट कर रहे हैं इंदिरा गांधी जी। डेथ हो गई, जाकिर हुसैन जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट थे, उनकी जगह पे किसी को प्रेसिडेंट बनना है, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है 1969 में, और क्या रिजल्ट आता है, ऑब्वियसली लिखा हुआ वी गिरीज विक्ट्री। कैसे हुआ ये देखो जरा। अब जो उस समय के कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, कौन थे, एस निजलिंगप्पा। अगेन थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो समझ आएगी। मैंने बताया था 1964 में शास्त्री जी जब प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, उस समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, के कामराज। कांग्रेस का प्रेसिडेंट पूछ रहा हूं मैं, इंडिया का नहीं पूछ रहा हूं। के कामराज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब 1969 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं, उस समय कौन है कांग्रेस का प्रेसिडेंट, एस निजलिंगप्पा। ठीक है। और सिंडिकेट की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल कैंडिडेट कौन है प्रेसिडेंट के लिए, एन संजीवा रेड्डी।
सारे लीडर्स कहाँ किसके हैं, सिंडिकेट ग्रुप के हैं। के कामराज तमिलनाडु से, एस निजलिंगप्पा मैसूर जो आज का कर्नाटका है, कर्नाटका मार्क करोगे तुम मैप में, एन संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश से, ठीक है। और इनके अपोजिंग कौन खड़े हैं, वीवी गिरी, ये भी कहां से हैं, आंध्र प्रदेश से, बात खत्म। और इसको सपोर्ट कौन कर रहे हैं, इनको इंदिरा गांधी जी, और इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस, बेसिकली सिंडिकेट, ठीक है, दैट्स इट। अब एस निजलिंगप्पा ने जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट एक विप इशू करी, विप होता है ऑर्डर, अपनी सारे पॉलिटिकल मेंबर्स के लिए, अपनी पार्टी के सारे मेंबर्स को विप इशू करना, मतलब उनको ऑर्डर करना कि भाई अब इलेक्शंस आ गए प्रेसिडेंट के और हमारी तरफ से एन संजीवा रेड्डी जी खड़े हैं, सबने उनको वोट करना है, बात खत्म, ठीक है। बीच में एक एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, और एआईसीसी उसकी एक मीटिंग भी होती है, और उस मीटिंग में जो कुछ इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स थे उन्होंने इस डिसीजन को कि एन संजीवा रेड्डी को वोट करना है, जो जो विप इशू करी है, इसको मानना है कि नहीं मानना है, इसको एक बार चेक कर लो, रिक्विजिशन कर लो। बोले क्योंकि हम नहीं चाहते इनको सपोर्ट करना, क्योंकि हमारी लीडर इंदिरा गांधी इस सपोर्ट में नहीं है। बट ऊपर से एस निजलिंगप्पा ने, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उसने इस चीज को रिफ्यूज कर दिया कि नहीं करना ही पड़ेगा, इसी को ही वोट करना पड़ेगा। अब इंदिरा गांधी साइलेंटली किसको सपोर्ट करी थी, वीवी गिरी जी को, और उसने जिस दिन इलेक्शंस होने थे सबको ये बोल दिया, ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि भाई कॉन्शियस वोट करो, जो विप डिक्लेयर हुई है ना उसकी ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। विप डिक्लेयर मतलब जो ऑर्डर आया है एस निजलिंगप्पा की तरफ से, कांग्रेस प्रेसिडेंट की तरफ से, वो मानने की जरूरत खास नहीं है, ठीक है। तो आप अपने दिल की सुनो, अपनी अंतरात्मा की सुनो, और ज्यादा लोगों ने वोट किसने किया, किसको किया, वीवी गिरी जी को, और अल्टीमेटली वीवी गिरी जी जीत गए और एन संजीवा रेड्डी हार गए। वीवी गिरी बन गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर जाकिर हुसैन, बिकॉज ही वाज बीइंग सपोर्टेड बाय इंदिरा गांधी। इसी वजह से कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है, क्योंकि और कांग्रेस के जो सिंडिकेट, कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन है, एस निजलिंगप्पा, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस से निकाल दिया कि भाई तुमने वीवी गिरी को सपोर्ट किया है, कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट को नहीं सपोर्ट किया, ये बिल्कुल सरेआम गलत चीज है। इंदिरा गांधी जी को पार्टी से निकाल दिया, ठीक है, एक्सपेल्ड द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी। मगर इंदिरा गांधी ने बोला कि तुम मुझे क्या निकालोगे, हमारे वाली ही तो कांग्रेस असली कांग्रेस है, तुम्हारे वाली तो पुराने बुजुर्गों की कांग्रेस है, असली कांग्रेस ही हमारी है। और इसीलिए कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए, पुरानी कांग्रेस, कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिंडिकेट के लोग थे, और एक कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट, कांग्रेस आर जिसको बोलते हैं। दो कांग्रेस हो गई, कांग्रेस ओ और एक कांग्रेस आर। ओ वैसे ऑफिशियली तो ये कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है, तुम कैसे याद रखो, कांग्रेस ओल्ड, और आर से कैसे याद रखोगे, रियल। ओल्ड मतलब सब सिंडिकेट लीडर्स भरे हुए पुरानी, रियल मतलब इंदिरा गांधी, याद रख लो। और वैसे असली नाम है ये रिक्विजिशनिस्ट्स। क्यों रिक्विजिशनिस्ट, क्योंकि याद है अभी पीछे पढ़ा था, कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें लास्ट में लिखा है रिक्विजिशनिस्ट। कुछ लोग जो इस डिसीजन से खुश नहीं थे एस निजलिंगप्पा के, कि एन संजीवा रेड्डी को ऑफिशियल कैंडिडेट बनाना है, जो इंदिरा गांधी के सपोर्ट में थे, उन्होंने रिक्विजिशन करने की बात करी थी, ठीक है। इसीलिए इस ग्रुप को कांग्रेस आर बोला जाता है। तो कांग्रेस ओ और आर दो में पार्टी बट गई, बात खत्म। और इंदिरा गांधी ने इसका और फायदा उठाया, इंदिरा गांधी ने बोला कि ये तो एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड है, अच्छा हुआ कांग्रेस स्प्लिट हो गई। जो पुराने वाले लोग थे वो अमीरों की बात करते थे, हम गरीबों की बात करती हैं, हम ये वाली पार्टी जो हमारी कांग्रेस आर है। क्यों, क्योंकि इसी इंदिरा गांधी ने तो अभी 10 पॉइंट प्रोग्राम करवाया था, इसी ने ही दो चैलेंजेस थे ना बेटा, पहला तो कांग्रेस की इलेक्शन में वापस से अच्छे वोट लेके आने हैं, और जो 8 स्टेट्स में हारी है 9 स्टेट्स में, उनको उसको वापस रिस्टोर करना है।
और सिंडिकेट ग्रुप को जो साइडलाइन करना है, दोनों ही काम इंदिरा गांधी ने कर दिए, है ना। पहले के लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, 10 पॉइंट प्रोग्राम, लेफ्ट विंग ओरिएंटेशन, और सिंडिकेट से अलग हो गई 1969 प्रेसिडेंट के इलेक्शन से वीवी गिरी को सपोर्ट करके। और ये बोला कि पुरानी कांग्रेस तो अमीरों की को फॉलो करती है, जो हमारी कांग्रेस है, कांग्रेस आर, वो तो गरीबों की पार्टी है, गरीब बंदों के लिए है। ठीक है, दैट्स इट। फाइन, ये हो गया कांग्रेस का स्प्लिट। अभी मैंने पीछे एक बात करी थी प्रीवी पर्स की, प्रीवी पर्स क्या है और ये कैसे अबॉलिश हुआ, ये देखो अब जरा। प्रीवी पर्स क्या था यार, प्रीवी होता है राजाओं के प्रिविलेजेस, ये वर्ड प्रिविलेजेस से आया है। पहले प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, चैप्टर 1 में सबने समझा है, चैप्टर 1 नहीं देखा है तो अभी तक देख लो, अभी जाके चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो राजाओं को बोला जब इंडिया में आ जाओ, राजाओं ने बोला कि यार हमारी तो इनकम खत्म हो जाएगी, हम टैक्सेशन लेते हैं, अगर हम इंडिया में आ गए तो सारा टैक्स कौन लेगा, इंडियन गवर्नमेंट लेगी, तो हम कैसे ग्रो कर पाएंगे, पैसा ही नहीं रहेगा हमारे पास। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनके साथ एक समझौता किया कि यार हम तुम्हें पैसा देंगे, पर्स का मतलब है पैसा, है ना। प्रिवी मतलब राजाओं को, जिनके पास प्रिविलेजेस हैं उनको कुछ पैसा दिया जाएगा, जितना तुम्हारी बोले प्रिंसली स्टेट जितना बड़ा होगा, जितना तुम्हारा पेंशन या कुछ मंथली इनकम सैलरी जो भी तुम्हारा बनता है वो हम तुम्हें देंगे। दिस वाज प्रीवी पर्स। इसको एबॉलिश करने की बात किसने की, 1967 इलेक्शंस के बाद इंदिरा गांधी ने, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को लेफ्ट विंग ओरिएंटेशन दे दी थी। लेफ्ट विंग मतलब गरीबों की बात करने वाली। अब ये राजाओं को जो पैसा जा रहा था सरकारी खजाने से, तो ये तो गरीबों के खिलाफ हो गया, इसीलिए इंदिरा गांधी ने इस चीज को खत्म करने की बात करी, प्रीवी पर्स को खत्म करने की बात करी। मगर मुरारजी देसाई जो सिंडिकेट ग्रुप के ही साथ हुआ करते थे और इंदिरा गांधी जी के पॉलिटिकल राइवल भी थे जब इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना था, उन्होंने बोला कि ये तो ब्रीच ऑफ फेथ है प्रिंसेस के साथ, राजाओं के साथ ये धोखाधड़ी हो जाएगी कि हमने पहले वादा कर दिया अब उसको निभाना है अगर प्रीवी पर्स को अबॉलिश कर दिया। ठीक है, 1970 में कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक लाई भी, मगर राज्यसभा में वो पास नहीं हो पाई। फिर इंदिरा गांधी ने ऑर्डिनेंस के थ्रू भी एक कानून ये पास कर दिया है अबॉलिश करने के लिए प्रीवी पर्स को। ऑर्डिनेंस मतलब अगर लोकसभा राज्यसभा नहीं है सेशन में, तो अगर कोई जल्दी कानून बनाना है जरूरी इमीडिएटली, तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है अंडर द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो करवा के ये कर दिया, विच वाज अ मिसयूज ऑफ ऑर्डिनेंस पावर एक्चुअली एट दैट टाइम। दैट्स व्हाई राइटफुली सुप्रीम कोर्ट आल्सो स्टक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये गलत है भाई, ऐसे नहीं कर सकते। फिर अल्टीमेटली 1971 इलेक्शन में इंदिरा गांधी जब जीत जाती है, तब जाके प्रीवी पर्स को वो अबॉलिश कर देते हैं 1971 में। दैट्स इट, ये याद रखना है बस। दिस वाज प्रीवी पर्स एंड हाउ इट गॉट अबॉलिश्ड, दैट्स इट। अब एक बात आती है जो उसके बाद इलेक्शन हुआ 1971 में। देखो चैप्टर का नाम क्या है, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। मैंने बताया चैलेंज कब आया, 1967 इलेक्शंस में और 1969 प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। 67 इलेक्शंस में 9 स्टेट्स में कांग्रेस हार गई, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कांग्रेस का स्प्लिट हो गया, तो कांग्रेस मतलब थोड़ी दिक्कत में आ गई। मगर अब ये रिस्टोर कब होगा, कांग्रेस का रिस्टोरेशन कब होगा, इस इलेक्शंस में जो 1971 में होने जा रहे हैं। क्या होगा, लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो दिसंबर 1970 में कांग्रेस इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को डिसॉल्व कर दिया। क्यों सरकार को डिसॉल्व कर दिया, लोकसभा को गिरा दिया, कैसे देखो जरा। सबसे पहली बात तो यार इलेक्शंस हुए थे 1967 में, तो लीगली अगले 5 साल बाद इलेक्शन होने चाहिए, +5 कितने हो गए 1972। तो इलेक्शंस होने तो 1972 में चाहिए थे। मगर हुआ क्या, 1969 में ही कांग्रेस पार्टी का तो स्प्लिट हो गया। तो कांग्रेस अब सरकार बनाने के लिए आज के समय की बात करें तो 272 प्लस सीट्स चाहिए ना, एक पार्टी को मेजोरिटी चाहिए ना, हाफ ऑफ 543 + 1। ठीक है, वो आज 272 प्लस बनते हैं। तो ओरिजिनली तो कांग्रेस के पास थी वो, मगर अब कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ अलग हो गए, तो अब कांग्रेस आर के पास इतनी सीट्स नहीं रही थी। फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ही थी, उसका रीजन था क्यों
कांग्रेस एक माइनॉरिटी सरकार बन गई थी, मगर डीएमके और कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको सपोर्ट किया हुआ था। ठीक है, पहली बात तो इसीलिए कुछ उनकी सीट्स ज्यादा बन रही थी, मेजोरिटी मार्क वो पार कर पा रहे थे और वो सरकार बना रहे थे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी और डीएमके ने सपोर्ट किया कांग्रेस को। कम्युनिस्ट पार्टी वो पार्टी है जिसने पहली बार कांग्रेस को 1957 इलेक्शंस में हराया था केरला में। डीएमके वो पार्टी है जिसने पहली बार कांग्रेस को 1967 इलेक्शन में हरा के इंडिपेंडेंटली सरकार बनाई थी किसी स्टेट में, तमिलनाडु में, मद्रास में। और वही ग्रुप अब कांग्रेस को सपोर्ट करके उसको पावर में रख रहे थे और कांग्रेस भी उनका साथ ले रही थी। और कांग्रेस के खुद के लोग, जो सिंडिकेट ग्रुप था, वो कांग्रेस से अलग और कांग्रेस के अगेंस्ट खड़े थे। That's why please remember this in politics and in international affairs there are no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interest। सत्ता में रहना है जैसे भी करके, ठीक है। So never be fans of these political parties or any leaders, they are not the right people to be fans of। Fine। उसके बाद अब इंदिरा गांधी को लगता है कि यार अब नाउ दिस इज द राइट टाइम। पहली बात तो हम क्यों कम्युनिस्ट पार्टी और डीएमके का सपोर्ट लेके बैठे हैं। दूसरी बात, हमारा अभी एजेंडा अच्छा खासा चल चुका है, अच्छी खासी पावर हमारी है, लेफ्ट विंग ओरिएंटेशन हमने अपनी पार्टी को दी है। लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं, दिसंबर 1970 में वो कर दिया और बोला कि अब फरवरी 1971 में इलेक्शंस करवाओ ताकि फिर जीत के आते हैं अच्छे से, ठीक है, किसी बिना किसी के सपोर्ट के। सो दैट्स व्हाई इंदिरा गांधी डिसॉल्व द लोकसभा इन दिसंबर 1970 ओनली। और फिर जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस में कौन कौन खड़ा है पहले तो ये देखो। एक तो कांग्रेस ओ, कांग्रेस ओ कौन सा है ये कांग्रेस ओ? सिंडिकेट ग्रुप। पुरानी कांग्रेस जो अभी स्प्लिट हुई है, कांग्रेस से अलग हो गई है। कांग्रेस ओ कौन है? जो सिंडिकेट ग्रुप है, ये भी कांग्रेस के खिलाफ। ऊपर से एक और ग्रुप बन गया जिसका नाम है ग्रैंड अलायंस। कांग्रेस आर के अलावा, जो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है, उसके अलावा जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारी इकट्ठा हो गई, फिर एक अलायंस बना दिया, ग्रैंड अलायंस। बहुत सारी पार्टीज इसमें, एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल, ये सारे इकट्ठा होकर एक अम्ब्रेला में आ गए। अब एक चीज यहाँ पे ये याद रखनी है। अच्छा, इसीलिए एक क्वेश्चन आता है कि who were the electoral contest during 1971 election appeared to be lauded against Congress R। ऐसा लग रहा था कि बस कांग्रेस आर को हराना है, सारे कांग्रेस आर के खिलाफ थे, ठीक है। अब एक बात याद रखो, नॉन कांग्रेसिज्म किस इलेक्शन की बात है? 1967। किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया। और ग्रैंड अलायंस कब बनी है? 1971 में। दोनों ही अगेंस्ट कांग्रेस बनी है ना। तो ये बात याद रखनी है, नॉन कांग्रेसिज्म 1967 इलेक्शंस, ग्रैंड अलायंस 1971 इलेक्शंस। इवन एसवीडी गवर्नमेंट्स, डिफेक्शन, आया राम गया राम, ये सब कब हो रहा है? 1967 इलेक्शंस के टाइम पे। ग्रैंड अलायंस 1971, ठीक है। तो सारे लोग कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस ओ, ग्रैंड अलायंस, दैट्स इट। कांग्रेस आर अकेली है, बस इनकी अलायंस थी किसके साथ? सीपीआई के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी साथ थी, बस यहाँ पे इसके, दैट्स इट। अब इलेक्शंस का रिजल्ट क्या आता है हमें पता है, ऑब्वियसली कांग्रेस आर जीत जाएगी, इंदिरा गांधी जीत जाएगी, इतने ओड्स के बावजूद। उसका कारण क्या है ये यहां पे हमने समझना है। इसका कारण ये है कि जो नई कांग्रेस थी उनके पास एक एजेंडा और पॉजिटिव स्लोगन था। नई कांग्रेस की लीडरशिप इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या नारा दिया था? गरीबी हटाओ। जबकि इसकी ऑपोजिशन में जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, ग्रैंड अलायंस, उन्होंने क्या नारा दिया था? इंदिरा हटाओ। अब लोग किस पे फोकस करेंगे, गरीबी हटाओ पे या इंदिरा हटाओ पे? लोगों को गरीबी हटवानी है ना, इसीलिए ज्यादातर लोगों ने इंदिरा गांधी जी को वोट दिया, कांग्रेस आर को वोट दिया, ठीक है। सारे लोगों ने, डिसएडवांटेज ग्रुप्स, लैंडलेस लेबरर्स, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, वुमेन, अनएम्प्लॉयड यूथ, भाई गरीबी से सबको हटना है ना।
तो जो लेफ्ट विंग ओरिएंटेशन इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को दी थी वो काम आ गई, ठीक है। और इस स्लोगन का एक नेशन वाइड पॉलिटिकल सपोर्ट बेस इस स्लोगन की वजह से बन गया कांग्रेस आर के लिए, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस के लिए। दैट्स इट। पूरे इंडिया में सबने लोगों ने बहुत वोट दिए इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस आर को, एंड कांग्रेस आर वन। एक्चुअली रिजल्ट की आउटकम क्या थी अगर हम डेटा देखें तो देखो जरा, कांग्रेस आर और जो सीपीआई का ये अलायंस बना है कंबाइन वो 375 सीट्स जीत जाते हैं और 48.4% वोट्स। अकेली कांग्रेस आर भी 352 सीट्स जीत गई, बहुत ज्यादा है जो कि, ठीक है। मतलब कांग्रेस जब इकट्ठी थी तब भी फर्स्ट सेकंड थर्ड इलेक्शंस में 361 के अराउंड सीट्स जीत रही है, और अब सिर्फ वो कांग्रेस जो इंदिरा गांधी लीड कर रही है वो भी 352 सीट्स जीत गई, और अलायंस के साथ तो 375, सीपीआई के साथ तो। और जबकि कांग्रेस ओ जिसमें इतने दिग्गज कांग्रेस के नेता पुराने सिंडिकेट ग्रुप सिर्फ 16 सीट्स जीतते हैं, और ग्रैंड अलायंस मिलके लेस देन 40 सीट्स, 40 से भी कम सीटें आती हैं। और इससे ये साबित हो गया कि रियल कांग्रेस कौन सी है, जो कांग्रेस आर है, जो इंदिरा गांधी जिसको लीड कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन आता है, द ग्रैंड अलायंस वाज अ ग्रैंड फेलियर, उसी का ही जवाब इसमें है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन लास्ट टॉपिक में आता है कि यार हम बोल रहे हैं कि देखो कांग्रेस ने खुद को रिस्टोर कर लिया, जो मैं भी तुम्हें समझा रहा हूं कि कांग्रेस को चैलेंज आया 1967 इलेक्शन में और कांग्रेस ने खुद को रिस्टोर कर लिया इंदिरा गांधी के अंडर 1971 इलेक्शंस में, कांग्रेस आर ने बहुत बड़ी जीत कर इलेक्शंस में। मगर क्या ये सच में रिस्टोरेशन था? फॉर एग्जाम्पल यार, एक अगर कोई ग्लास है, वो ग्लास मतलब कोई कांच का ग्लास है और वो नीचे गिर जाता है, टूट जाता है, उसको हम दोबारा वापस से जोड़ देते हैं फेविक्विक से, तो क्या वो वैसा ही दिखेगा? वापस से नहीं दिखेगा ऑब्वियसली। यही कांग्रेस की बात थी, जो नई कांग्रेस थी वो कैसे पुरानी कांग्रेस से अलग थी। एक सवाल ऐसे आएगा दैट द ओल्ड कांग्रेस वाज नॉट रिवाइव्ड बट इंदिरा गांधी री इन्वेंटेड द पार्टी। बोले पुरानी कांग्रेस रिवाइव नहीं हुई, इंदिरा गांधी ने पार्टी को ही पूरा बदल डाला, ठीक है। क्या सीन है देखो जरा, तो नई कांग्रेस जो थी कैसे वो अलग है, कैसे वो पुरानी कांग्रेस का रिवाइवल नहीं है, कंप्लीटली न्यू पार्टी है। बिकॉज नई कांग्रेस सुप्रीम लीडर इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी पे रिलाई कर रही है बस। पुरानी कांग्रेस याद है चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, कांग्रेस वाज अ सोशल आइडियोलॉजिकल कोलिशन। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब कांग्रेस में कोई फैक्शंस नहीं है जो पहले फैक्शंस हमने बात की थी चैप्टर नंबर 2 में, दैट फैक्शनिज्म गेव कांग्रेस अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, इट वाज नॉट इट्स वीकनेस, इट बिकेम इट्स स्ट्रेंथ ओनली, है ना। तो अलग अलग फैक्शंस अब कांग्रेस में है ही नहीं। While it won elections, अब सिर्फ कुछ ही सोशल ग्रुप्स में इसकी पॉपुलैरिटी है, पुअर, वुमेन, दलित, आदिवासी एंड माइनॉरिटीज। पहले तो रिच भी थे, पुअर्स भी थे, लैंडलेस लेबरर्स भी थे, बड़े जमींदार भी थे, वर्कर्स भी थे, पीजेंट्स भी थे और ओनर्स भी थे। अब ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ कुछ डिसएडवांटेज ग्रुप्स ही अब उस पार्टी को वोट दे रहे थे, ठीक है। और पॉपुलर होने के बावजूद अब उस तरह की टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स, सी पहले कांग्रेस यूज्ड टू टॉलरेट द फैक्शंस, टॉलरेंस हुआ करती थी क्योंकि कांग्रेस के अंदर अलग अलग तरह के ग्रुप्स थे। अब वो नहीं था, अब आप कांग्रेस में कुछ अलग बात नहीं कर सकते हो, जो इंदिरा गांधी बोल रहे हैं उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हो, ऐसा हो चुका था। इंदिरा गांधी एज्यूम्ड अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल अथॉरिटी। आज तक इतनी पावर किसी ने इकट्ठा नहीं करी थी, वो इंदिरा गांधी ने कर ली थी अपनी पॉलिटिकल पार्टी में। और जो डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन का स्पेस था कि कोई कुछ भी बोल सके, अपनी बात रख सके, वो कम होने लगा था, खत्म होने लगा था, ठीक है। और जो गरीबी हटाओ की बात करी थी इंदिरा गांधी ने, वो गरीबी हटी नहीं थी, इवन और बढ़ती जा रही थी। इकोनॉमिक डेप्रिवेशन कंटिन्यू टू ग्रो, डेवलपमेंट के इश्यूज अभी भी थे। तो जो बोल के जीते थे इलेक्शन, कुछ फायदा हुआ भी नहीं था, सरकार ने कुछ भारत के लिए उसके बाद खास किया नहीं। इवन हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे और इमरजेंसी लगाई गई कांग्रेस के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा, which ultimately led to crisis of democratic order. So therefore Indira Gandhi restored the Congress party by changing the nature of Congress system itself. Restore कर दिया मे भी, बट पूरा कांग्रेस बदल ही दिया यार। So it was reinvented. Congress was reinvented by Indira Gandhi. That's it. This was the chapter.
challenges to and restoration of Congress system. Very soon I'll be coming up with the next chapter, that is crisis of democratic order. पेपर आ चुका है बस अब, ठीक है, बहुत ध्यान से अभी पढ़ते रहो बस, जस्ट लर्न एंड रिवाइज, लर्न एंड रिवाइज, लर्न एंड रिवाइज, दैट्स इट. Okay, with that note, all the best. Thank you so much.